ठीक है, आज वो भी पढ़ेंगे और हम आज रेस्पिरेशन का स्टार्ट भी लेंगे। ये है कि इंटरेक्शन फिर आपका ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 15 से आपके जो है इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे और हम ये ऑन कैंपस पढ़ेंगे। लेकिन अब जाहिर बात है पढ़ना है, और आप प्लीज साथ साथ इसको कवर करो ताकि इस ब्लॉग की तैयारी आपकी साथ साथ हो जाए। ठीक है, इस ब्लॉग के अंदर आपको जो कल सादिया ने पढ़ाया वो भी शामिल है, डॉक्टर फहीम ने कार्डिक फेलियर पढ़ाया, आज मैं सर्कुलेटरी शॉक पढ़ाऊंगा। ये 3 चैप्टर आपके सर्कुलेशन के ऐड होंगे, प्लस रेस्पिरेशन और स्किन टेम्परेचर है। स्किन टेम्परेचर के 3 से 4 लेक्चर होते हैं, वो हम एंड पे पढ़ेंगे, और उससे पहले इंशाल्लाह ये रेस्पिरेशन हम खत्म करेंगे। तो आपने प्लीज साथ साथ पढ़ना है, जो ना समझ आए आप उसी टाइम बता दो कि जी ये चीज मुझे समझ नहीं आई। और उसी तरह जैसे हम लोगों ने ब्लड के कुछ टॉपिक किए थे ऑनलाइन, तो आप लोग बेशक उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दो, वॉइस मैसेज कर दो, कॉल मुझे कर लो, जो चीज ना समझ आए वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो पहले तो सर्कुलेशन को पॉइंट अप करते हैं, इसको एंड करते हैं। स्टूडेंट अभी भी 107 आए हैं, मतलब है अभी भी जो 30-40 बच्चा है वो सो रहा है ख्वाबे गफलत में। और सर जो आए हैं उनमें से 30-40 हो रहा। उसमें से भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा, वो बाइक चला जाएगा। अभी मैं नाम लूंगा, 7 स्लाइड के 3-3 बच्चे जागेंगे, अदरवाइज वो मैं नाम लिखता जाऊंगा, उनकी अटेंडेंस मैं मार्क नहीं करूंगा, ना होगी, ये मैं आपको बता दूं। बेशक आप लेफ्ट कर जाओ और जाके सो जाओ, मुझे कोई उससे नहीं है। तो लिहाजा जो आए हुए हो जागते रहो, जो नहीं आए हुए वो लेट कमर जो है, मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, फिर आप लोग आ जाते हो जी अटेंडेंस। अटेंडेंस पूरे टाइम की होगी। आप अगर 10 मिनट के लिए भी ज्वाइन करते हो वो 10 मिनट ही इंक्लूड होंगे। 10-10 मिनट के आप सेशन ज्वाइन करते हो तो वो मतलब है कि एक लेक्चर ही बनेगा, और वो 50 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, ये बात याद रखना। तो काइंडली जो है आप ज्वाइन करो टाइम पे, और जो है आप अटेंटिव होके सुना करो। क्लास में भी तो आना होता है ना, अब अगर आप ऑनलाइन हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग ऐਵੇਂ ही बस आके और गायब हो जाते हो या फिर आप सोते रहते हो। चलें जी, सर्कुलेटरी शॉक, क्या जानते हो सर्कुलेटरी शॉक के बारे में जी? हमना भट्ट डिफाइन करेंगे शॉक क्या होता है आपके ख्याल में? सर बेसिकली इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होगा थ्रू आउट द बॉडी। शाबाश, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होगा, ठीक हो गया। और सर ये डैमेज मोहम्मद, करता है सेल्स को। आप फखर क्या कह रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ इनएडिक्वेट ब्लड होगा जिसकी वजह से डैमेज होंगे। सर इनएडिक्वेट हमारी ब्लड फ्लो होगा जिसकी वजह से जाहिर बात है टिश्यू परफ्यूजन भी प्रॉपर नहीं होगी और टिश्यू डैमेज होगा। वेरी गुड। क्या कॉजेज हो सकती हैं जी? सर सर्कुलेटरी शॉक होता है जब मतलब हमारे पास इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम और ब्लड वेसल्स में, और मतलब उनमें डेफिशिएंट हो ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी में और वॉल्यूम में। वेरी गुड, या फिर वेरी ब्लड गुड। लॉस। जी जैनब मुबशर, जी डिफाइन सर। सर्कुलेटरी शॉक। Sir, circulatory shock is a series of reactions of your body to inadequate blood flow from the heart. ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी अनमोल, आप क्या कहती हो, ये ठीक कह रहे हैं बच्चे? अनमोल आसिफ, जी सर ठीक कह रहे हैं। चलो जी ठीक कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है जी, स्टार्ट लेते हैं जी। जी स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? आ रही है जी सर। सर। Shock basically it is a syndrome which is characterized by serious reduction of tissue perfusion.
अब से रिडक्शन क्यों हो रही है टिश्यू परफ्यूजन की? ड्यू टू इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट। इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट एक कंडीशन है, ये नहीं कि सिर्फ इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट की वजह से होगी। इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट क्यों होगी वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि इज अ कंडीशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर बात है अगर कार्डिक आउटपुट इनएडिक्वेट है और ब्लड फ्लो इनएडिक्वेट है तो जो टिश्यू की परफ्यूजन इनएडिक्वेट है। अब टिश्यू की परफ्यूजन इनएडिक्वेट है तो जाहिर बात है जो ब्लड टिश्यू को पहुंचा रहा है, ब्लड टिश्यूज को क्या पहुंचा रहा है ऑर्गन्स को? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वो सही तरीके से उनकी डिलीवरी नहीं होगी, उनकी डिलीवरी नहीं होगी तो क्या होगा? ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरी डेफिनेशन है इट इज अ कंडीशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन and nutrients to critical organ such as heart, brain, liver, kidney and GIT. Third definition, it means there is inadequate blood flow through the body to the extent that the body tissues are damaged. कोई भी आपको याद रहे, इसमें ये है कि इसमें क्या होता है, जो आप लोगों ने डेफिनेशंस बताई बिल्कुल ठीक बताई, वो भी ठीक है, उनको बस थोड़ा सा वो प्रॉपर तरीके से उसको कर लो तो वो भी ठीक है। समरी इसकी ये है कि इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है जिसकी वजह से इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होती है और इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन की वजह से आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट शॉक में चला जाता है। ठीक है जी, जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से किसी को ये स्लाइड के साथ कोई मसला हो? नो सर। No, sir. साथ साथ जागते रहना और पे ना रहना, ये मैं कह सकता हूं। जागते रहना बच्चों, प्लीज जागो, आपके इम्तिहान सर हैं, प्लीज जागो। और साथ साथ मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि आप साथ साथ मेरे से चीजें डिस्कस करो, साथ ही चीजें क्लियर हो जाएं आपकी। डेफिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एडुकेट फ्लो है, एडुकेट परफ्यूजन है। फ्लो इज इक्वल टू परफ्यूजन। अगर प्रॉपर फ्लो होगी तो टिश्यू परफ्यूज प्रॉपर होगा, ऑर्गन को प्रॉपर सप्लाई मिलेगी न्यूट्रिएंट्स की भी और ऑक्सीजन की भी, और टिश्यू जो है सर्वाइव करेगा, ऑर्गन सर्वाइव करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इनएडिक्वेट फ्लो होगी, इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगी, और उसको इनएडिक्वेट परफ्यूजन को आप हाइपो परफ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। और हाइपोपरफ्यूजन होगी तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। हाइपोपरफ्यूजन इज इक्वल टू शॉक, ठीक है। अब परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है आपको? फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये एक पौधा है आपकी बॉडी, उसको अगर आपने पानी देना है तो क्या क्या 3 चीजें चाहिए आपको? कौन बताएगा जी? मैं पूछता हूँ जी। जवार। यस सर। जागो बेटा जागो। सर अगर आपने अभी कहा है प्लांट है सर, उससे क्या क्या चाहिए सर? उससे आपने उसको पानी देना है, ठीक है, और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? सर उसे पानी देना है तो उसे ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होगा? बेटा पानी देने के लिए पहले तो बताओ क्या क्या 3 चीजें चाहिए आपको। आपके ख्याल में 4 हैं तो वो बता दो कि क्या चाहिए, या एक है तो वो बता दो। आपने पानी किस तरह से, क्या चीज अवेलेबल होगी तो आप पानी दोगे? सबसे पहले तो आपके पास पानी अवेलेबल होगा। हाँ जी सर, सबसे पहले पानी अवेलेबल हो, और उसके बाद सर एक प्रॉपर उससे जो है वो सप्लाई करने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए एक सिस्टम भी होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए। क्या सिस्टम उसमें होता है बेटा? एक तो मोटर होती है, वो पंप होता है, यस सर। और साथ उसके पाइप होते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी सर, ऐसे तीसरी चीज पानी है। हाँ जी। ठीक हो गया जी? अब्दुल्ला फरूकी, मैं सही कह रहा हूँ? जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या कह रहा हूँ वैसे? सर के पाइप सिस्टम और मोटर।
और पाइप उसमें पानी और आप सबके फेंका जाए आपके बेड ताकि गीले हो जाए और आप जाओ। सर मैं तो ज्यादा हूँ। जी सर बिल्कुल। है अब्दुल्ला? सर आपने बेड पे पानी फेंकने की बात नहीं की, लेकिन बाकी बातें की। अच्छा चलो ठीक है, शाबाश। मैंने बच्चे यही कहा कि उसके लिए 3 चीजें आपको चाहिए, वाटर पंप चाहिए, पाइप चाहिए और फ्लूइड चाहिए। ठीक है, जो फ्लूइड है यहाँ पे या वाटर है वो ब्लड है, जो यहाँ पे पाइप्स हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, और जो यहाँ पे पंप है वो आपका हार्ट है। तो ये तीनों चीजें प्रॉपर काम कर रही होंगी तो टिश्यू या ऑर्गन की परफ्यूजन प्रॉपर होगी और पेशेंट शॉक में नहीं जाएगा। ठीक है जी, क्लियर बात? अगली स्लाइड में यही बात है। व्हाट इज नीडेड टू मेंटेन परफ्यूजन? पंप, पाइप, फ्लूइड। फ्लूइड इज ब्लड, पाइप्स आर ब्लड वेसल्स एंड पंप इज हार्ट। ठीक है जी, यहां तक किसी को बच्चे ना समझ आए तो बता देना। अब आपके ख्याल में अगर हम पहले हम चीज कर ले, बल्कि नहीं, पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन डिटेल हम बाद में करेंगे और फिर स्टेजेस करेंगे। आप इनमें क्लासिफाई कैसे करोगे इसको? फर्स्ट एनुमरेट करोगे तो कैसे करोगे? नहीं बेटा, मैं खुद पूछूंगा, प्लीज आप लोग ना बताओ ताकि मुझे पता चले कौन से बच्चे जो है ना एक्टिव हैं। जी अहमद मुस्तफा। जी अस्सलाम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। मैं पूछ रहा हूँ कुछ आइडिया है कि ये शौक की डेफिनेशन हो गई, इसकी थोड़ी सी मैंने बता दी कि क्या क्या चीजें चाहिए और इससे शौक होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे अगर क्लासिफाई शौक आ जाए, एनुमरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ शौक या टाइप ऑफ शौक। तो इसमें किस चीज में मसला है, जिस तरह लाइक हार्ट में पंप में मसला हो या अगर हार्ट में मसला है या ब्लड वेसल में मसला है तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक कह लेंगे। चलो एक तो हो गया, वेरी गुड। और दूसरा फ्लूइड का अगर ब्लड ही रह जाता पीछे। शाबाश, जिसके अगर ब्लड का मसला है यानी कि फ्लूइड का मसला है तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक कह देंगे। वेरी गुड। चलें, 2 शॉक तो आपने बता दिए, 2 टाइप्स इस बच्चे ने बता दिए, एक कार्डियोजेनिक बता दिया, एक हाइपोवोलेमिक बता दिया। जी अली जैनुल आबिदीन। जी अली, अली साहब, अली जैन, आप होगे कोई नहीं हो? अली नहीं है जी। एहसन, ऐसा है? यस सर। अली का जरा नाम लिखना, फिर ये कहता है कि मेरी इंटरनल असेसमेंट कैसे काम हो गई। जी सर, मैं लिख लेता हूँ। जी बदर, बदर साहब। बदर नहीं है? एहसन बदर का भी नाम लिख लेना। सर उसका माइक खराब है सर, वो क्लास में था भी, उसकी मेरे से बात हो रही है, उसका माइक खराब है सर। नहीं, उसका माइक ठीक हो जाना चाहिए, माइक खराब नहीं है, उसकी नीयत खराब है। जी सर। नाम लिखते जाओ बस। लिख लिया जी सर। सनाउल्लाह हाशमी, मोहम्मद सनाउल्लाह हाशमी। सर उसका मैसेज भी आ रहा है सर, वो क्या सीरियसली माइक खराब है। चलो वो कहना बाद में बात करें मेरे से। सनाउल्लाह हाशमी साहब, मोहम्मद सनाउल्लाह हाशमी। सबके माइक खराब है। मोहम्मद वलीद। यस सर। प्रेजेंट। वलीद हो आप? जी सर, वलीद। जी बेटा सनाउल्लाह। बताओ कि टाइप शॉक जैसे बताया इसने, 2 बच्चे ने बता दी, कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलेमिक। कुछ आप बता दो। सर इसके अंदर
तो बताइए, एक कार्डियोजेनिक के अंदर ये बताया, हार्ट के अंदर अगर मसला हो, अगर वो भी मसले अगर इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं आगे, परेशान हो आप, मुझे सिर्फ टाइप्स के नाम बता दो, जैसे कि कार्डियोजेनिक है, हाइपोवोलेमिक है, एक सेप्टिक शॉक होता है बच्चे, किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई शॉक हो जाए तो उसको सेप्टिक शॉक बोलते हैं, एक न्यूरोजेनिक शॉक होता है जो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से शॉक हो सकता है, ठीक है जी। ठीक है सर। और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपने एनाफाइलेक्टिक शॉक पढ़ा था, बेजोफिल पढ़ा रहे थे आपको, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, ठीक है जी। ठीक है सर। चल सर ये जो ब्लड वेसल्स की वजह से होता है सर, वो एंजियोजेनिक शॉक उसे कह सकते हैं? बिल्कुल जी, blood आप vessels। वेजोजेनिक कह सकते हो, एंजियोजेनिक कह सकते हो, ठीक है जी। ओके सर। आप परफ्यूजन कैसे फेल होगी, या तो पंप में प्रॉब्लम है, या पाइप्स में प्रॉब्लम है, या फ्लूइड लॉस हो गया है, कोई खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। क्लासिफिकेशन अगर इसकी शॉक की देखी जाए तो न्यूरोजेनिक, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक और वेजोजेनिक। वेजोजेनिक दो टाइप का होगा, एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक, ठीक है जी। इसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हो, न्यूरोजेनिक, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेक्टिक, सेप्टिक। अपने याद करने के लिए आप इसकी 5 टाइप्स भी कर सकते हो। एक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली टाइप्स, अभी मैं जस्ट इसको एन्यूमरेट कर रहा हूं, आगे हम इसके एक एक की डिटेल पढ़ेंगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक की क्या कॉजेज होंगी, क्या ट्रीटमेंट होगी, एनाफाइलेक्टिक शॉक की क्या कॉजेज होंगी, क्या ट्रीटमेंट होगी, न्यूरोजेनिक की क्या होंगी, सेप्टिक की क्या होंगी, कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव, खुदा ना खास्ता कोई वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन होगी है तो उसकी क्या हो सकता है कॉजेज, ठीक है। तो ये हम आगे जाके पढ़ते हैं, उससे पहले आपको मैं स्टेजेस बता दूं। फिजियोलॉजिकल कॉजेज दो ही हो सकती हैं जी, मेन बता रहा हूं, या तो शॉक होगा डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की वजह से, ठीक है। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगी, कोई भी कार्डिक एनोमलीज हैं जिसकी वजह से हार्ट सही तरह ब्लड पंप नहीं कर रहा, जिसमें मायोकार्डियल इंफाक्शन आ जाता है, एरिथमियाज आ जाते हैं, और वो फैक्टर जो डिक्रीज वीनस रिटर्न करते हैं, और वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो एक वो शॉक होता है जो ड्यू टू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा, और एक वो शॉक होता है जिसमें कार्डिक आउटपुट नॉर्मल रहती है और बाद में डिमिनिश होती है, कॉज कोई और होती है। उसकी कॉज क्या हो सकती है, एक्सेसिव मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, या अबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न, किसी वजह से भी टिश्यू तक परफ्यूजन पहुंच नहीं रही, कार्डिक आउटपुट नॉर्मल है लेकिन आगे ऑब्स्ट्रक्शन कहीं हुई है, कोई सेप्सिस हुआ है, टिश्यू डैमेज हुआ है, कोई इंफेक्शन है, तो एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न, एक्सेसिव मेटाबॉलिक रेट, और इसमें बेसिक कॉज जो है बच्चे वो कार्डिक आउटपुट नहीं है। हाँ, उसकी वजह से बाद में कार्डिक आउटपुट में प्रॉब्लम आई, लेकिन पहले जो है कोई कॉज और है। और एक शॉक वो होता है जो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की वजह से। तो अभी तक हमने शॉक की डेफिनेशन पढ़ी, परफ्यूजन कैसे नॉर्मल रखते हैं और कैसे नॉर्मल होती है वो पढ़ा, टाइप्स ऑफ शॉक एन्यूमरेट करना आपको आने चाहिए, और कॉजेज मेन मैंने अभी डिटेल कॉज नहीं बताई, डिटेल कॉजेज तो हर शॉक की अलग-अलग कॉज होगी, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक में एक्सीडेंट भी आ जाएगा। मैंने सिर्फ मेन दो कॉजेज बताई कि वो शॉक जो कि डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की वजह से होते हैं, और कुछ शॉक ऐसे होते हैं जो कि कार्डिक आउटपुट उसमें नॉर्मल रहता है विदाउट डिमिनिश्ड कार्डिक आउटपुट, ठीक है जी। अब स्टेजेस ऑफ शॉक, इसकी मेन दो स्टेजेस हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेज अगर प्रोग्रेस की तरफ चले जाए और ट्रीटमेंट को बंदा रिस्पॉन्ड ना करे तो वो इरिवर्सिबल स्टेज दाखिल हो जाती है, या आप कह सकते हो दो स्टेजेस है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में नॉन प्रोग्रेसिव आ जाती है जिसको आप कंपनसेटेड भी कहते हो, और प्रोग्रेसिव में अनकंपनसेटेड आ जाती है, ठीक है। और दूसरी है इरिवर्सिबल स्टेज।
हाँ जी बच्चों, अब ये कुछ बताएगा मुझे इसके बारे में आप में से, ये नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज या कंपनसेटेड का क्या मतलब है? कोई एक बच्चा, ऐसा आप बता दो। माइक ठीक है आपका? जी एहसन। जी सर। बेटा मैं पूछ रहा हूं कि ये जो आपने चीज मैंने आपको बताई कि नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल, नॉन प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव स्टेज को आप रिवर्सिबल भी कह सकते हो, ठीक है? इसका मतलब है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज कंपनसेटेड, इसका क्या मतलब है? ये मैं क्यों, क्योंकि हार्ट आप सारा पढ़ चुके हो, रिलेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये तो लास्ट चैप्टर है आपका। नहीं पता है सर? नहीं सर, मैं एक बार भी देखता हूँ सर, अभी बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, देख के मत बताओ, वैसे ही आप आइडिया लगाना है। मैं कौन सा सुन रहा हूँ, कल सुनूंगा ना, आज ही सुनना। सर मैं फिर कल सुना दूंगा सर। अच्छा जी। सर मैं बताऊं? नहीं मैं खुद पूछूंगा जी, आप ना बताएं बेटा, जगाना मैं भी तो है बताऊं? ना बच्चों को, डबल डबल काम करना पड़ रहा है ना, एक लेक्चर डिलीवर, दूसरा बच्चों को भी तो जगाना है ना। जी मूसा, मोहम्मद मूसा, पहले तो बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आपने ब्लॉग भी नहीं दिया। मूसा, उसकी तबीयत खराब है, आराम कर रहे हैं सर। अच्छा भी खराब है, पूरा महीना ही कोविड को वखरा ही हो गया है, पूरा महीना गुजर गया है मूसा की तबीयत खराब हुए हुए, अल्लाह खैर ही करे। सर ज्यादा जोर का हो गया था। चलो इसका भी नाम लिख कर ऐसे। जी सर लिख लिए। फवाद, मोहम्मद फवाद, जी फवाद, ये भी नहीं है, नाम नोट कर बच्चे। लारेब, लारेब फातिमा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम सलाम। जी बेटा मैं सर। कह रहा हूँ कि नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज जो कि कंपनसेट हो जाती है, इसका क्या मतलब क्या है मेरा इस बात का? सर कॉम्पनसेट हो जाती है, इसका मतलब है कि लाइक हम लोग लाइक समझ नहीं पता। शाबाश, सही पहुंच रही हो तुम। सर लाइक इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है, हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं आपकी और बॉडी में अल्लाह मियां ने ऐसे हम अपना मैकेनिज्म बॉडी का रखे हैं वॉल्यूम, बेटा। ब्लड वॉल्यूम है वो रिस्टोर कर वेरी सकते गुड, हैं। वेरी गुड। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज वो है विदाउट ट्रीटमेंट आपकी बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिसको बैलेंस करते हैं, ठीक है? जैसे कि सीएनएस की रिस्पांस आपने पढ़ा है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ा है आपने, रीनल इंटरवेंशन मैकेनिज्म पढ़ा है, जो कि अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है, कार्डिक आउटपुट कम होगी, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसको मैनेज करेगा, ठीक है? और वो आपकी बॉडी ही उसको कंपनसेट कर देती है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी इंटरवेंशन। दिस इज कंपनसेटेड नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। लेकिन अगर आपके बॉडी के मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा? हादिया वकास मिलके बेटा ऑनलाइन, मैंने तो इस तरह कोई नहीं पढ़ाना कि मैं ही बोलता जाऊं, मेरे फिर हैंडआउट्स हो और आप लोग घरों में बैठ के पढ़ो। मैं तो मिलके आपके साथ ही पढ़ाऊंगा, इंस्पिरेशन भी इसी तरह ही हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी जी हाँ जी। तो हादिया बच्चे बताओ, मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे कि अभी लारेब ने बताया कि हमारी कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो कंपनसेट हो जाएंगे, चलो यही काफी है। कुछ ऐसा होने का मतलब ये था कि आपके बॉडी में ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे निजाम है जो कि इसको कंपनसेट कर लेंगे और आपकी का जो पेशेंट है वो शॉक में नहीं जाएगा। हाँ जी। लेकिन अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं किसी जी। भी वजह से, तो फिर क्या होगा?
तो सर फिर ये हो सकता है कि आपको जो भी हमने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक्स पढ़ी हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स क्लासिफिकेशन आपको टाइप्स ऑफ होने शॉक एक लग गए। अलग चीज है, वो फिर दूसरी स्टेज एंटर हो जाएगा। वेरी गुड। वो कौन सी स्टेज है? प्रोग्रेसिव स्टेज। जी आप उसको कह सकते हो अनकंपनसेटेड। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस पेशेंट को आप ट्रीट करोगे। जी ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन बच्चे अगर वो ट्रीटमेंट भी फेल हो जाती है या ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं होती, टाइम पे नहीं होती, तो फिर वो क्या फिर होगा सर जी? एक मिनट, आप नहीं बेटा, आप नहीं। इरिवर्सिबल। वेरी गुड, तुम पहले बोल दिए हैं। फिर बेटा अगर ट्रीटमेंट भी फेल हो जाएगी तो इरिवर्सिबल स्टेज, ठीक है, वो रिवर्स नहीं हो पाएगी, आपकी ट्रीटमेंट भी फेल हो गई। तो अगर स्टेजेस ऑफ शॉक देखी जाए तो 3 स्टेजेस हैं, नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल। लेकिन एक बुक्स में 2 भी लिखी हुई हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बेसिकली रिवर्सिबल में ये दोनों आ जाती हैं कि एक कंपनसेटिव, अगर आपकी बॉडी ने ही, आपकी डिफेंस सिस्टम ने उसको कंपनसेट कर लिया, और एक अनकंपनसेटेड जिसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ी, इंटरवेंशन करनी पड़ी और वो रिवर्स हो गया। और एक ये है कि आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल होगी और वो इरिवर्सिबल में चला गया या डिले होगी ट्रीटमेंट। ठीक है जी, चलो अब वन बाय वन हम इन स्टेजेस को देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग परफ्यूजन। पेशेंट प्रेजेंट करता है इन केस ऑफ कंपनसेटेड शॉक टैकीकार्डिया। व्हाट इज टैकीकार्डिया? जी तहजीब, व्हाट इज टैकीकार्डिया? सर टैकीकार्डिया रेट का इंक्रीज हो जाना, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाना, हार्ट का तेज शॉक करना, हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाना। इंक्रीज हार्ट रेट कितना बेटा? कब नॉर्मल कितना होता है और कब आप कहोगे कि ये टैकीकार्डिया हो गया है? नॉर्मल होता है 72 बीट्स, 70 to 72 बीट्स। हमेशा बच्चे ने आपको बताया हुआ है, हमेशा बताया हुआ है कि इस तरह की चीज की रेंज बताते हैं। अगर आपका 72 है, मेरा 80 है, 60 to 80, 72 90, ठीक है, 70 to 90। और अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको टैकीकार्डिया कहेंगे, और अगर 60 से कम हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये याद रखना बच्चे। टैकीकार्डिया डिक्रीज इन परफ्यूजन और मेंटल स्टेटस जो है उसका वो अल्टर्ड होता है, मतलब अनकॉन्शियसनेस की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। अनकंपनसेटेड शॉक में क्या होगा जी? डिफेंस मैकेनिज्म बिगिन टू फेल, आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। प्रेजेंट हाइपोटेंशन, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो सकेगा। ब्लड प्रेशर के जो मैकेनिज्म आपके बॉडी में थे, सीएनएस लॉन्ग टर्म रेगुलेशन आपने पढ़ी है, शॉर्ट पढ़ी है, इंटरमीडिएट पढ़ी है, वो सारे मैकेनिज्म फेल हो गए तो हाइपोटेंशन, प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रीफिल, इंक्रीज इन हार्ट रेट, रैपिड स्टेडी पल्स, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस में पेशेंट जा सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए फिर आप ट्रीटमेंट करोगे, और अगर आपकी ट्रीटमेंट भी फेल हो जाती है या आपके पास पेशेंट पहुंचते ही लेट है तो फिर वो इरिवर्सिबल शॉक में चला जाए। कंप्लीट फेलियर ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, यानी कि कंपनसेटरी दोनों मैकेनिज्म जो कि आप आर्टिफिशियल भी कर रहे थे और जो नेचुरल थे, दोनों फेल हो गए और डेथ हो जाएगी इवन इन प्रेजेंस ऑफ रिससिटेशन। चाहे लाखों दफा आप उसको रिससिटेट करोगे, सीपीआर करोगे, लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक किसी को समझ ना आई हो? यहां तक किसी को समझ? सर बॉडी इरिवर्सिबल शॉक में एंटर हो जाए तो फिर उसे दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं तीनों स्टेजेस की। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है। अब मैं जस्ट ये स्लाइड एक दफा आपके लिए पढ़ूंगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। Non-progressive shock, if the shock is not severe enough to cause its own progression, the person eventually recover. This shock is called compensated shock.
यानी कि वो सिवियरिटी की तरफ गई नहीं और पेशेंट भी रिकवर हो गया, उसमें माइल्ड सिम्टम्स आए थे और आपकी बॉडी ने कवर कर लिया। थोड़ा सा पेशेंट को आइडिया हुआ, लेकिन उसको कभी आइडिया हो गई नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, और उसकी बॉडी ही उसको कवर कर लेगी। In this state, the patient recovers without any treatment because physiological compensatory mechanisms are able to maintain blood pressure and CO. यहाँ पे CO क्या है बेटा? एक मिनट कोई नहीं बोलेगा। मानूर खान, what is CO? Sir, cardiac output. Very good. मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड ना कह दे कोई बच्चा। Compensatory mechanisms are able to maintain blood pressure and cardiac output. आपने CO नहीं लिखना। आप अगर CO लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उधर भी कोई मेरे जैसा टीचर भी होता है चेक वर्क करने वाला, तो वो कहेगा इसने तो ब्लड प्रेशर और कार्बन मोनोऑक्साइड कहा हुआ, तो गलत भी कर सकता है। प्लीज ये मैंने अपने लिए लिखा है, आप पूरा लिखोगे ब्लड प्रेशर एंड कार्डिक आउटपुट। द फैक्टर्स दैट कॉज पर्सन टू रिकवर इंक्लूड, आप पढ़ चुके सारे के फैक्टर्स। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आपने पढ़ा, सीरियस इस्केमिक रिस्पांस पढ़ा, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन पढ़ा, रीनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बाय किडनी आपने पढ़ा, इंक्रीज सेक्रेशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वेसोप्रेसन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज सेक्रेशन बाय एड्रेनल मेडुला, जो कि फाइट और फ्लाइट के अंदर आपका सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। इसके अलावा कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल तरफ ले जाते हैं। तो इनमें से कोई भी 3-4 आप लिख सकते हो कि ये हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है, जो आप पढ़ चुके हो, जो फर्स्ट ईयर में। एंडो वाले अगर मिस भी कर दोगे तो कोई आपका वो नहीं करेगा, क्योंकि ये आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ना है। लेकिन जो नाम मुंह से बोलोगे वो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कंपनसेटरी या नॉन प्रोग्रेसिव जो है उसमें सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस क्या होता है भाई? सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस। रीनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या होता है? बैरोरिसेप्टर क्या होता है? ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये 3-4 आप नाम ले लेना जो आपको पता हो। प्रोग्रेसिव स्टेज, नॉन प्रोग्रेसिव के बारे में बच्चे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो प्लीज। इरम शफीक, आप पूछना चाहती हो कुछ? नो सर। चलें ठीक है। Progressive stage, compensatory mechanisms are not able to stop progression of shock and some positive feedback mechanism occur. क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, वो शॉक की प्रोसेस को रोक नहीं सकते और वो पॉजिटिव फीडबैक में चले जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? डेफिनेशन आप में से किसी को याद है? अक्सा अबिद? यस सर। बेटा बहन क्या पूछा भला, क्वेश्चन क्या किया? सर पॉजिटिव फीडबैक का पूछा है। हाँ जी, चले बस इतनी काफी आपके, आप बता रहे हो जी। और कौन बताएगा पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? सर जब इसके लिए स्टिमुलस एक मिनट बेटा प्लीज, मैं जिससे पूछूं, मैंने बार बार कह रहा हूं, मैंने साथ जगाना भी है बच्चों को। जी तला पता है आपको? यस सर। बेटा क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक? सर अगर हमारे पास कोई भी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, उसको विशियस साइकिल उसका स्टार्ट होगा और वो उसको मजीद एम्पलीफाई कर देगा। शाबाश, इनिशियल स्टिमुलस को स्ट्रेंथन कर देगा, जो उसको मिली उसको स्ट्रेंथन करेगा। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। प्रोग्रेसिव बताने लगूं, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आर नॉट एबल टू स्टॉप प्रोग्रेशन ऑफ शॉक, सम पॉजिटिव फीडबैक चेंजेस अकर। For example, blood pressure continues to fall and blood flow to vital organ tend to decrease, and in this state transfusion and other treatment recover the patient. यानी कि अगर फॉर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वो कंटिन्यू डिक्रीज हो जा रहा है, ब्लड फ्लो भी सारी बातें डिक्रीज होगी। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन क्योंकि आपके बॉडी के मैकेनिज्म फेल हो चुके हैं और उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कोई भी किस टाइप का शॉक है। फॉर एग्जांपल जो सेप्टिक शॉक है तो आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देनी है, किसी को कार्डियोजेनिक उस हिसाब से देनी है।
कोई ऑब्स्ट्रक्टिव है तो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करनी है, आपने कोई भी मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट दे के उसको रिकवर करना है। तो ये है प्रोग्रेसिव स्टेज अनकंपनसेटेड। ठीक है जी। इफ पेशेंट इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज देयर विल बी द प्रोग्रेसिव स्टेज लीडिंग टू पॉजिटिव फीडबैक चेंजेस विद फर्दर डेटोरेशन पेशेंट, और डेथ भी हो सकती है। जो ये रिवर्सिबल शॉक है ये इरिवर्सिबल में चला जाएगा। ठीक है जी। A progressive shock caused by vicious circle or of CVS deterioration, जिसमें कार्डिक डिप्रेशन चला हो जाएगा, वेजोमोटर फेलियर, ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल वेसल्स, इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, एस्कीमिया होगा तो इस्कीमिक टिश्यू से या इंजर्ड टिश्यू से आप पहले पढ़ चुके हो, ब्लड के अंदर भी पढ़ा है, नर्व मसल में भी पढ़ा है कि टॉक्सिन रिलीज होते हैं, कुछ एंडोटॉक्सिन होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, वो भी फर्दर कार्डिक डिप्रेशन करते हैं और एंड जनरलाइज सेलुलर एज वेल एज टिश्यू डैमेज हो जाता है। कार्डिक डिप्रेशन फॉर एग्जांपल क्यों होगा, ये आपके नॉलेज के लिए अगर करना चाहो तो अच्छी बात, पढ़ लेना, नहीं तो आपको नाम आने चाहिए कि प्रोग्रेस की तरफ अगर जा रहा है तो क्या चीजें होंगी। कार्डिक डिप्रेशन विद फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो डिक्रीज लीडिंग टू वीकनिंग ऑफ हार्ट विद फर्दर डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट which further decrease coronary blood flow। एक बात, अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज बच्चे हो रही है तो एक तो बाकी टिश्यू ऑर्गन को भी ब्लड फ्लो कम हो रहा है, उनको भी इस्कीमिया हो रहा है, उनकी भी परफ्यूजन कम हो रही है, एज वेल एज कोरोनरी सर्कुलेशन आपने पढ़ाया है फ्राइडे वाले दिन, डॉक्टर फहीम ने पढ़ाया। तो जाहिर बात है अगर हार्ट कम पंप कर रहा है तो वो अपने आप का भी कोरोनरी सर्कुलेशन की भी फ्लो डिक्रीज होगी। अगर कोरोनरी सर्कुलेशन की ब्लड फ्लो डिक्रीज होगी तो क्या होगा, हार्ट भी तो एक मसल है, उसको भी ब्लड जो जा रही है न्यूट्रिशन कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जा रही है ना, तो भी वीक होता जाएगा। ठीक है। इन एडिशन देयर इज कार्डिक डिप्रेशन ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। these देयर आर द प्रोडक्ट ऑफ डीजनरेशन फ्रॉम इस्कीमिक टिश्यू। कुछ टॉक्सिन रिलीज होंगे, जाहिर बात है इस्कीमिया होगा तो टिश्यूज के अंदर टॉक्सिन होंगे, और वो भी फर्दर ये जो टॉक्सिन है ये क्या करेंगे, फर्दर कार्डिक डिप्रेशन करेंगे। इसके अलावा जाहिर बात है अगर बीच में टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो सेप्सिस और सेप्टिक शॉक की तरफ भी ले जाएंगे, और वो जो बैक्टीरिया अंदर गया हुआ है जिसने सेप्सिस किया है वो फर्दर कार्डिक एक्टिविटी को कम कर देगा। किस बच्चे को कार्डिक डिप्रेशन की समझ आ गई है कि शॉक के अंदर ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो हार्ट क्यों एक्टिविटी कम करी जा रहा है, उसको क्या मसला है? सर थोड़ी बहुत समझ में आई है। किसको नाम सर बताओ मुझे बेटा? हुरिश। चलो हुरिश बताओ। सर मैं कह रही हूँ थोड़ी बहुत समझ में आई है। बेटा सिंपल सी बात है, चलो थोड़ी बहुत समझ आई है, मजीद सुन लो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, पहली बात है ब्लड फ्लो भी कम होगा, टिश्यूज की परफ्यूजन कम होगी। ठीक है। अब हार्ट भी तो एक टिश्यू है ना, उसको भी तो ब्लड सप्लाई आपकी कोरोनरी फ्लो के जरिए जा रहा है, कोरोनरी सर्कुलेशन आपने पढ़ा है जो कि हार्ट को सप्लाई कर रहा है, तो कोरोनरी वेसल्स के अंदर भी ब्लड फ्लो कम होगा और हार्ट तक भी ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा। हार्ट को भी न्यूट्रिशन तो ब्लड ही सप्लाई कर रहा है ना, तो हार्ट की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा। एक तो ये कॉज करेगा कार्डिक डिप्रेशन। दूसरा, जब भी पेरिफेरीज के टिश्यूज को कीमिया होगा तो वहां से टॉक्सिन रिलीज होंगे, वो टॉक्सिन भी क्या करते हैं, वो जाके हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं और उसकी एक्टिविटी को भी कम करते हैं। ठीक है जी, ये दो चीजें याद रख लेना, तो ये कॉज करती हैं कार्डिक डिप्रेशन। ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी प्रोग्रेसिव शॉक के अंदर कि कार्डिक डिप्रेशन है, एक आपकी ये जो है वो मोटर जो फेलियर है, इसमें अब क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर ब्लड फ्लो स्लगिश है, ठीक है, ब्लड फ्लो स्लगिश है और डीजनरेटिव प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, एट द एंड क्या होगा, स्टेसिस हुई होगी। तो ब्लड फ्लो स्लगिश तो वहां पे थ्रोम्बस और एम्बोलस बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और छोटी छोटी वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी। किससे? आपके म्यूट क्लॉट से। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जाहिर बात है बैक्टीरियल टॉक्सिन रिलीज हो, तो ये तो मैंने आपको इन्फ्लेमेशन के अंदर भी बताया
जब बेजोफिल भी पढ़ा रहे थे उसमें भी बताया कि कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कोई भी टॉक्सिन रिलीज हुए, हाइपोक्सिया हुआ है, ठीक है, एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड passes through the capillary which further progress this shock. रिलीज ऑफ एंडोटॉक्सिन की बात हम पहले कर चुके हैं। वेसोमोटर फेलियर में डिप्रेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ वेसोमोटर सेंटर, बिकॉज ऑफ व्हिच वेसोमोटर टोन विल बी लॉस। आपके वेसोमोटर सेंटर्स होता है वो भी इनएक्टिवेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, जिसकी वजह से वेसोमोटर टोन भी लॉस हो जाती है। एट द एंड क्या होना है, सेल डैमेज और नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। Generalized cell damage, it is seen particularly in liver cell. Activity of sodium potassium pump is depressed. Result will be sodium and chloride accumulate in cells. Mitochondria activity will be depressed. अब mitochondria की activity अगर depressed हो जाएगी तो ATP में effect होगा, ठीक है। Glucose will not be metabolized and less production of ATP. Breakdown of lysosomal membrane with release of enzyme which cause further damage, यानी कि सेल डैमेज शुरू है ना, उसकी जो ऑर्गेनेलिज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएगी। नेक्रोसिस, start of necrosis is different in different tissues. In the lungs, the changes because of necrosis are called shock lung syndrome. जो नेक्रोसिस आपकी लंग्स में चेंजेस आएंगी उसको आप कहोगे शॉक की वजह से लंग में निक्रोसिस हुई है या शॉक की वजह से लंग डैमेज हुए हैं, तो उसको कहोगे शॉक लंग सिंड्रोम। और उसमें जाहिर बात है लंग इन्वॉल्व हो गया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं आना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना ही होना। इरिवर्सिबल स्टेज। अब इन दिस स्टेज इन स्पाइट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रीटमेंट, किस किस्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करोगे अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो, लेकिन अगर कोई सेप्टिक शॉक है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, अगर न्यूरोजेनिक शॉक है, उसके लिए आप मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होंगी वो आप करोगे अकॉर्डिंग टू द कॉज। अगर आप लेकिन पेशेंट को आप सेव नहीं कर सके, आप शॉक को रिवर्स नहीं कर सके, ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको इरिवर्सिबल की तरफ ले जाएंगे? फर्दर कार्डिक डिप्रेशन, इवन सीएनएस की डिप्रेशन, सेरिब्रल डिप्रेशन, ठीक है, और डिप्लीशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इन द कार्डिक मसल, एटीपी की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, एटीपी लॉस हो रहा है, ठीक है, हर ऑर्गन में जिसमें कार्डिक मसल शामिल है, लिवर भी है और अदर टिश्यूज भी शामिल है। तो ये तीन चीजें हैं या इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। आप जब गाइटन पढ़ोगे शायद एक आधा फैक्टर और भी ऐड हो जाए, तो ये उसको रिवर्सिबल की तरफ ले जाती हैं और आपका ट्रीटमेंट भी फेल हो सकता है, ठीक है जी। को स्टेजेस ऑफ शॉक में कोई प्रॉब्लम हो, ये मैं बाद में आपको भी, मैं जरा स्टेजेस को ही फर्दर वाइंड अप पहले कर लूं। देखो जी, ये ग्राफ कौन आप में से एक्सप्लेन करेगा? मैंने स्टेजेस पढ़ा ली हैं, ये ग्राफ कौन एक्सप्लेन करेगा? गौर से देखो इस ग्राफ को। सर ये कंपनसेटेड शो कर रहा है कि पहले हेमरेज हुआ तो आप नहीं बताओगी, मैं खुद पूछूंगा, एक दफा इसको गौर से देख लो। मैं 5 मिनट्स के बाद खुद पूछने लगा हूं आप लोगों से, अच्छी तरह से देखो इस ग्राफ को। मैंने आपको बेटा स्टेजेस करवा दी हैं, इस ग्राफ में तीनों स्टेजेस शो कर रहा है ये ग्राफ, इसको जरा गौर से देखो। फिर एंड पे मैं पैथोफिजियोलॉजी समरी बताऊंगा, हम टाइप्स शुरू करते हैं।
ये अरेज कोई समझ आ रही है कि अभी टाइम चाहिए? यस सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है। चलो सर बताऊं? अब्दुल्ला आप और से देखो। सर मैं एक्सप्लेन करूं? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मैं सबको जरा हिला जुला लूं। महा कामरान यस सर। आपको भी समझ आ रही है? यस सर, आ रही। चलें आप जरा तैयार रहिएगा, अच्छा आपने सर। एक्सप्लेन करना। बिलावल यस सर। आपको भी समझ आ गई स्टेजेस ऑफ शॉक? यस। चलो गुड। मोहम्मद सैद मोहम्मद सैद ऐसा नाम नोट करो। जी सर। सर उसका नाम ले शायद बोल पड़े सर। ये सर उसका नाम सही से ले शायद बोल पड़े। सर उसका नाम आई गेस सईद है, नॉट सैद। सईद नाम सही से क्या है जी, आप बता दो। सही है सर, सर लेकिन सईद है। सईद है, मोहम्मद सईद, SAID लिखा हुआ। सर वो स्पेलिंग ऐसी ही है। जी महा एक्सप्लेन करोगी बच्चे इसको? सर कोशिश कर लेती हूँ। सर पहले जो करो। आपके फिर जीरो अब्दुल्ला उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा, ये याद रखना। चलो आप कोशिश करो बेटा। सर ये जो पहले इनिशियली आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है वो आपका कॉम्पेंसेटेड है, क्योंकि उसका 30 मिनट्स वो ब्लड आपकी बॉडी खुद वो ब्लड कार्डियक आउटपुट ज्यादा कर रही है। उसके बाद फिर अराउंड 60-70 मिनट्स फिर एक दोबारा कार्डियक आउटपुट उसके बाद जो डिक्रीज हो रहा है, फिर हमने ट्रांसफ्यूजन दिए तो वो नॉन कॉम्पेंसेटेड है, जो हमें खुद मेडिकली प्रोवाइड करना पड़ रहा है उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए ब्लड। वेरी गुड जी। अब्दुल्ला सही बता रही है माँ? जी सर बिल्कुल सही। सही बताया? जी सर मुझे तो सही लग रहा है। बताओ ना, मुझे एक्सप्लेन तो करो। सर इनिशियली सर ये होता है कि जब आपका आउटपुट कम होता है सर बॉडी अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एम्प्लॉय करती है, जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेसिव स्टेज की तरफ थोड़ा सा आपका आउटपुट रेगुलेट होना शुरू कर देता है। एक लेकिन सर मिनट, बाद यहाँ पे रुक कर हम बिल्कुल सही ये कह रहा है अब्दुल्ला कि देखो बच्चे यहाँ पे ब्लड फॉर एग्जांपल हेमरेज हुआ, ब्लड लॉस होना शुरू हुआ, ठीक है जी, और यहाँ पे आपकी बॉडी ने कोशिश की कि इसको कंपनसेट करे, ठीक है, या ये जो है आपकी कंपनसेटरी स्टेज हो जाएगी यहाँ पे अगर आपकी बॉडी उस कोशिश में कामयाब हो जाती तो, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, वो प्रोग्रेस की तरफ चल गया, अनकंपनसेटेड स्टेज की तरफ चला गया, ठीक है। आगे क्या था जी अब्दुल्ला? सर जब वो सर अनकंपनसेटेड स्टेट की तरफ चला गया तो इवेंचुअली वो सर इरिवर्सिबल शॉक की तरफ चला जाता है। जब आप कुछ कर नहीं सकते तो तब आपको नहीं बेटा, ट्रांसफ्यूजन अभी करनी। प्रोग्रेसिव स्टेज में आप ये कह सकते हो कि अभी जो है ट्रीटमेंट में गया तो यहाँ पे आपने मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट बेहतर होना शुरू हुआ था, यहाँ आपने मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसफ्यूजन कर दी और वो वक्त पे आपके पास नहीं पहुंचा और ट्रांसफ्यूजन भी की और आप वो वापस आया, ठीक है, आपकी बॉडी उसको रिवर्स कर दिया, लेकिन अगर वो लेट आया तो ट्रांसफ्यूजन भी फेल हो गई। लेकिन दूसरा ये है अगर आपने ट्रांसफ्यूजन भी नहीं की और वो इरिवर्सिबल शॉक की तरफ चल गई है, ठीक है जी, यहां पे आप अगर ट्रांसफ्यूजन भी कर लिए इस लेवल पे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। ये अब ग्राफ महा ने भी अच्छा एक्सप्लेन किया, अब्दुल्ला ने भी किया, किसी को कोई मसला है तो दोबारा पूछे, क्योंकि इसमें जो तक मैंने पढ़ाया तीनों चीजें कवर हो जाती हैं आपकी।
सर मैं मूसा बात कर रहा हूँ। सर वो मेरा पहले स्पीकर और माइक कनेक्ट नहीं था और ऑडियो कनेक्ट नहीं थी हो रही जब आपने बुलाया शायद मुझे। चलो ठीक है जी, कल कनेक्ट कर लेना, कल आपकी बारी आ जाएगी। सर कल जरा ये अच्छी तरह सर्कुलेटरी शॉक करना, और मैंने आज पल्मोनरी वेंटिलेशन पढ़ानी है थोड़ी बहुत, वो कर लेना। ठीक है सर। ठीक है जी। कुछ पूछ रहे हैं बच्चे तो पूछो, नहीं तो मैं आगे इसकी आपको एक ग्राफ दिखाने लगा हूँ, फ्लो चार्ट दिखाने लगा हूँ। जो अभी तक पढ़ा है वो सारा इसमें यस सर, cover मैंने भी हो पूछना है। जाए। जी बेटा पूछो। सर मैंने पूछना है कि कंपनसेटरी के बाद ब्लड फ्लो इंक्रीज होना शुरू हो गया, उसके बाद हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, ट्रांसफ्यूजन दिया है, राइट? तो फिर सर डिक्रीज क्यों हो रही है एंड पे? क्या हो रहा है बेटा? सर कंपनसेटरी की वजह से जब वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है, इसका हाँ मतलब जी जैसे बिल्कुल, मेडिकल शाबाश, रिवर्सिबल हो गया ना, वापस चला गया। जितनी कार्डिक आउटपुट थी उतनी वापस चली गई। जैसे सबसे पहले जो 30 के बाद आ रहे राइज, उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी ने जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से वो राइज हुआ है। बेटा ये 30 मिनट्स के बाद यहाँ पूरा वो नहीं दिखा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनोगा जरा गौर से। फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस 30 मिनट्स के बाद आपकी बॉडी ने विद इन 30 मिनट्स उसको कंपनसेट करने को, विद इन 30 मिनट्स नॉट 30 मिनट्स के बाद। किसी की बॉडी 10 मिनट्स के बाद भी कंपनसेट कर लेगी अगर हेमरेज इतना सीवियर नहीं है तो, किसी की 5 मिनट्स में भी कर लेगी। ठीक है, तो विद इन 30 मिनट्स आप बॉडी ने उसको कंपनसेट कर दिया और वो वापस चला गया। दिस कंपनसेटरी शॉक, इरिवर्सिबल कंपनसेटरी शॉक। दूसरा रिवर्सिबल कंपनसेटरी शॉक। फिर अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी ने उसको कवर करने की कोशिश की लेकिन वो कवर नहीं हुआ, ज्यादा हेमरेज था, सीवियर किस्म का था, वो प्रोग्रेसिव स्टेज चला गया, अनकंपनसेटेड उसको कहे, क्योंकि आपकी बॉडी के मैकेनिज्म फेल हो गए। ठीक है, फिर आपने उसको ट्रांसफ्यूज किया और वो वापस चला गया। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल अनकंपनसेटेड स्टेज। बॉडी ने कंपनसेट नहीं किया, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उसको कंपनसेट करवाया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी और वो इरिवर्सिबल शॉक में चला गया, जो कि डेथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एरो यहाँ पे ले जाके दोबारा वापस इसलिए लाया गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी कभी डिले हो सकती है। आपकी बॉडी ने कोशिश की लेकिन वो ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तो ट्रीटमेंट ही आप नहीं ना दे और वो नीचे जाई जा रहा है, इरिवर्सिबल शॉक। ठीक है जी, थैंक यू। चलें, अब ये एक फ्लो चार्ट देख लो बेटा, ये भी सारी समरी है जितना अभी तक आप लोगों ने किया है कि डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हुई, कोई भी कॉज थी, वीनस रिटर्न कम थी, किसी भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, कोई सेप्सिस था, ठीक है, हेमरेज थी, कोई किसी भी वजह से डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हुई। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की वजह से डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, और डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर की वजह से डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड फ्लो। ठीक है जी, डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड फ्लो। अब डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो कम जा रहा है ऑर्गन टिश्यूज की तरफ, तो डिक्रीज न्यूट्रिशन टू द टिश्यू, टिश्यूज में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी। दूसरा, एज हार्ट भी एक टिश्यू है तो कार्डिक न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचेगी। डिक्रीज कार्डिक न्यूट्रिशन, डिक्रीज टिश्यू न्यूट्रिशन। इसको कार्डिक को यहाँ पे लेवल किया गया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अदरवाइज डिक्रीज न्यूट्रिशन टिश्यू में कार्डिक ऑलरेडी शामिल है। उसके बाद इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, क्योंकि ब्लड रुक गया, स्टेसिस हो रही है, स्लो फ्लो है उसकी, तो इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग के चांसेस हैं। अब इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग होगी तो डायरेक्ट इस पे आ जाओ, डिक्रीज वीनस रिटर्न होगी। ये फैक्टर्स है जो कि वीनस रिटर्न को कम करता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ डिक्रीज न्यूट्रिशन टू द टिश्यू। अब न्यूट्रिशन कम हुई तो डिक्रीज न्यूट्रिशन ब्रेन भी हो रही है, ब्रेन को भी न्यूट्रिशन कम जा रही है। अगर ब्रेन को कम आ रही है तो वहां वेजोमोटर एक्टिविटीज, वेजोमोटर सेंटर्स हैं, उनको भी ब्लड फ्लो कम पहुंच रहा है। ठीक है, और एट द एंड क्या होगा, उसको फुलफिल करने के लिए वेसल्स डायलेट होंगी। वेसल्स डायलेट होंगी तो पूलिंग ऑफ ब्लड होगा, जिसकी वजह से अगेन डिक्रीज वीनस रिटर्न होगी, अगेन डिक्रीज वीनस रिटर्न होगी। उसके अलावा न्यूट्रिशन टू द टिश्यू कम हो रहा है, ये तो ब्रेन की बात की। उसके अलावा वेसल्स को भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही।
अब वेसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिली तो वो भी डायलेट हो रही हैं, कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ रहा है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो रहा है और कैपिलरी परमिबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वेसल्स डायलेट होंगी और डिक्रीज वीनस रिटर्न। उसके अलावा टिश्यू स्कीमिया होगा, टिश्यू स्कीमिया की वजह से एंडोटॉक्सिन टॉक्सिन रिलीज होंगे, और टॉक्सिन क्या कर रहे हैं, वो एक तो मेन काम उनका है कि कार्डिक डिप्रेशन कर रहे हैं, फर्दर कार्डिक डिप्रेशन कर रहे हैं, और दूसरा वो वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली फिर वेसल डायलेट होंगे तो डिक्रीज वीनस रिटर्न। ये डिक्रीज वीनस रिटर्न और ये कार्डिक डिप्रेशन आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच फर्दर कॉज डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, एंड दिस प्रोसेस इज एंटर इनटू पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है जी, अगर ये नहीं हो सकता आपका रिवर्सिबल तो ये इरिवर्सिबल में चला जाएगा। इस फ्लो चार्ट को गौर से देखो, आपके पास 3 मिनट है, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा इससे रिलेटेड। तला तारिक, अच्छी तरह से पढ़ना। तला तारिक बैठा हुआ है? जी सर हूँ मैं। चलो जी, इसमें कोई क्वेश्चन आपने सुना हो तो, ये वही चीजें हैं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सारा वही है, वो समराइज किया गया है। अगर आपको जनरलाइज आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक, तो आप बजाय वो सारा लिखने के स्टेजेस और सारा ये आप समराइज कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। जी आगे चलूं बच्चों? टाइप्स ऑफ शॉक, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? आ रही है सर। बेटा बोलो तो सही कि जी सर चलें आगे। जी सर जी सर आगे चले। हाइपोवोलेमिक शॉक, अब हम स्टेजेस कर ली, डेफिनेशन कर ली, पैथोफिजियोलॉजी कर ली, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी टाइप्स कि कौन सी टाइप होगी, क्या उसकी कॉजेज हो सकती हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम लाइक हेमरेज, डायरिया, फ्लूड, पूरा फ्लूड का भी कम होना को आप हाइपोवोलेमिक में जा सकता है, ठीक है। रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम लाइक हेमरेज, डायरिया, वोमिटिंग, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, एक्सेसिव लॉस थ्रू स्किन, स्वेटिंग, ठीक है, एंड मे बी एडिक्वेट इनटेक। खैर इनएडिक्वेट इनटेक की वजह से अगर ना हो रही हो तो शॉक में तो कम ही लोग जाते हैं, लेकिन बहरहाल एक है कॉज है, ठीक है जी। तो ये कॉजेज हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की कि हेमरेज, डायरिया, वॉमिटिंग, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस जो कि एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, एक्सेसिव लॉस थ्रू स्किन लाइक स्वेटिंग, ठीक है। उसके अलावा बर्न भी इसमें ऐड कर लें, बर्न भी होता है, बर्न में भी फ्लूइड लॉस होता है, वो मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन आपने बताना है।
Whenever there is sudden reduction in blood volume, there is decrease in mean systemic filling pressure, decrease venous return, decrease cardiac output and decrease blood pressure, जिसकी वजह से decrease blood flow और प्रॉब्लम होगी, बंदा सर्कुलेटरी शॉक में जा सकता है। When blood loss is 10%, अगर सिर्फ 10% लॉस हुआ है, there is no significant effect on cardiac output और blood pressure, ठीक है। और when there is more than 10% लॉस, कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। आपके बॉडी के 10% से कम है तो कंपनसेटरी की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर 10% से ज्यादा तो आपके कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, कार्डिक आउटपुट को नॉर्मल ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर वो मोर देन 30 to 35% ब्लड लॉस हो जाए तो अनकंपनसेटेड शॉक में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अनकंपनसेटेड, रिवर्सिबल अनकंपनसेटेड, और उसी उधर फिर इरिवर्सिबल में भी चांसेस आर देयर अगर उसको ट्रीट किया जाए तो। ये याद रखना, कंपनसेटरी शॉक के अंदर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनकंपनसेटेड रिवर्सिबल में आपने तब उसको रिवर्सिबल करना है जब आप उसको ट्रीट करोगे, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करोगे और डिले ट्रीटमेंट होगी, ट्रीटमेंट वहां पे भी नहीं करोगे और लॉस होता जाएगा तो वो इरिवर्सिबल में चला जाएगा और डेथ हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये बेटा बेसिकली एमसीक्यू है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिव होते हैं जब ब्लड लॉस कितना हो जाए, मोर देन 10%, ठीक है जी। और ऊपर बताएंगे आपको, आज ये वही बताया गया कि परसेंटेज जैसे जैसे रिमूव होगा कार्डिक आउटपुट वैसे वैसे परसेंटेज उसकी कम होती जाएगी, आर्टीरियल प्रेशर फॉल करता जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक के फीचर क्या होंगे? हाइपोवोलेमिक शॉक में बंदा पेन होना शुरू हो जाएगा, कोल्ड क्लैमी लिम्स, सब नॉर्मल टेम्परेचर, वीक थ्रेडी पल्स, शैलो ब्रीदिंग, शैलो रेस्पिरेशन, थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एंजियोटेंसिन टू स्टिमुलेट थर्स्ट सेंटर इन पेशेंट। ओलिगुरिया हो जाएगा। व्हाट इज ओलिगुरिया? Presence of oligosaccharides in urine. जी Sir, decrease urination. बेटा Sir, is it decreased urination कि आपकी urination particular decrease urination, oliguria decrease. What is polyuria? Polyuria is increased urination, oliguria decrease urination, and urea no urination, ठीक है जी। तो ओलिगुरिया याद रखना, आगे रीनल में अलग ये चीजें आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ ये वर्ड आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है बेटा ओलिगुरिया पॉलीयूरिया क्या होता है। तो ये शॉक के फीचर है। पेशेंट की प्रेजेंटेशन है वो आपके पास आएगा, पेल्ड होगा, उसका जो है लिम्स कोल्ड होंगे, टेम्परेचर सब नॉर्मल होगा, थ्रेडी पल्स होगी, रैपिड पल्स होगी, रैपिड ब्रीदिंग होगी, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हुए होंगे। अगर वो कॉन्शियस होगा तो वो कहेगा कि मुझे प्यास लगी है, ठीक है। अगर इस लेवल का शॉक है उसको कि वो कॉन्शियस अभी है। और ओलिगुरिया, ठीक है, कम होगा उसका। वो कैसे पता चलेगा? कैथेटराइज आप करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा अगर अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है जी। यहाँ पे कोई और कुछ पूछना चाह रहा हो तो? सर ये कितने परसेंट ब्लड लॉस तक ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है सर? जी कितने परसेंट ब्लड लॉस तक ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है सर? बेटा जितनी ट्रीटमेंट तो पॉसिबल 50% तक भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है सर? अगर आपके इतना डैमेज नहीं हुआ, आपके टिश्यूज जो है इतने डैमेज नहीं हुए। जी सर। इकरा आपका कैमरा बेटा ऑन हो गया, इकरा रफीक। दूसरा है एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें ये कौन बताएगा अगर किसी को याद है वो सारा? तो एलर्जन आपकी बॉडी में आएगा, वो क्या करेगा? आईजीए साथ कंबाइन होगा, कम्प्लेक्स बनेगा, उस कम्प्लेक्स के रिसेप्टर्स होते हैं बेसोफिल सेल्स के ऊपर, ठीक है, उसके साथ अटैच होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और कैल्शियम क्या करेगा? उन ग्रेन्यूल्स को फ्यूज कर देगा मेम्ब्रेन के साथ।
जब वो फ्यूज होंगे तो वो जाहिर बात है कंट्रैक्शन होगी, ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे, उनमें से हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन ये चीजें रिलीज, ये क्या करेंगी, ये वेजोडाइलेशन करेंगी और इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी करेंगी, ठीक है। और जाहिर बात है इसकी वजह से कार्डिक डैमेज भी हो सकता है और लो, और इसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस शॉक, ठीक है, इसको लो रेजिस्टेंस शॉक कहते हैं। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा, व्हाट इज कोल्ड शॉक, वो भी अभी एंड पे बताता हूँ, अभी फिलहाल आप इसी को लेके चलो। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, याद रखना कि मैंने बताना है कि व्हाट इज कोल्ड शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक का समझ आ गई कि ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो पेशेंट एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होता है और उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती तो पेशेंट शॉक में चला जाता है। फीचर क्या होते हैं इसमें, वार्म एक्सट्रीमिटीज होती हैं, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर तो हो गई होगा, आर्टिक एरियाज यानी कि रैशेज हो जाते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म होता है, फेस का एडीमा हो सकता है, लेरिंक्स फेरिक्स का एडीमा हो सकता है। दूसरा है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक यानी कि ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ वेस्कुलर सिस्टम ड्यू टू लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन, ठीक है। अगर जाहिर बात है बंदा शॉक में है तो उसका सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी इफेक्ट होगा और वेजोमोटर टोन को भी ब्लड कम होगी। कॉजेज क्या हो सकती है, डीप जनरल एनेस्थीसिया के अंदर भी अगर ज्यादा एनेस्थीसिया है तो पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में जा सकता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया भी अगर ज्यादा दिया जाए तो पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, डिप्रेशन और डैमेज ऑफ द ब्रेन हो जाता है, उसके टिश्यूज की डैमेज हो जाते हैं, और अगर ब्रेन के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाए तो वो बेटा इरिवर्सिबल शॉक होता है, अगर आपको स्टार्ट में पता ना चले तो, ठीक है। तो डिप्रेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर हो जाता है, आल्सो अकर इन सर्टेन कंडीशन लाइक फीवर, प्रोलॉन्ग पेन, प्रोलॉन्ग इंसोम्निया, ठीक है। तो अगर डिप्रेशन हो तो ये चीजें सारी होंगी। तो न्यूरोजेनिक शॉक मुख्य ये है कि इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और ब्रेन क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ब्रेन में सेंटर है, वेजोमोटर टोन है, के सेंटर्स हैं जो कि उसको टोन को मेंटेन रखते हैं, वो सेंटर डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिप्रेशन और डैमेज ऑफ द ब्रेन। और इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, एनेस्थीसिया, जर्नल एज वेल एज स्पाइनल। फीचर क्या होंगे, वेजोवेगल सिंकोपी और इमोशनल फेंटिंग। We observe this condition in certain individuals due to anxiety or fright. कुछ लोग आपने देखा होगा कि घबरा के डरते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, वो भी न्यूरोजेनिक शॉक में जाते हैं, लेकिन वो न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो उसमें ब्रेन अगर वो ब्रेन इन्वॉल्व हो, ब्रेन शुरू में स्कीमिया इतना ना हो, वो सडन स्कीमिक अटैक आता है और बंदा रिकवर हो जाता है थोड़ी देर बाद, ठीक है जी। तो इमोशनल फीलिंग या इसको कहते हैं वेजोवेगल सिंकोपी या वेजोवेगल सिंकोप, ठीक है। तो ये यूनिवर्स में आ चुका है कि डिफाइन वेजोवेगल सिंकोप, इट इज एक्चुअली इमोशनल फेंटिंग एंड one of the type of neurogenic shock, reverse neurogenic shock, and this condition is observed in anxiety or fright or fight. कई लोग लड़ने के लिए भी बेहोश हो जाते हैं डर के, ठीक है, अगर वो लड़ने लगते हैं तो बेहोश पहले हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका वो होता है। There are two factors involved in this strong vagal stimulation leading to bradycardia. ये इन पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया होता है। Stimulation of sympathetic cholinergic dilated nerve supply the blood vessels in skeletal muscle, so blood is pulled in the skeletal muscle and venous return decrease. In this condition, in addition to fainting, there is skin pale हो जाती है, sweating होती है, फेंट होते ही होते हैं, उसके साथ वो कहते हैं कि उनकी स्किन भी पेल हो जाती है, स्वेटिंग होते हैं, कि ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ऑर्गन्स को और स्किन को भी, ठीक है। तो ये चीज होती है और ये यूक्यू है, वेगल सिंकोप या सिंकोपी। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि सेप्सिस, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से आपके ब्लड की जो सर्कुलेशन वो इफेक्ट हो जाती है, टॉक्सिन रिलीज होते हैं जो कि जगह जगह क्लॉट की फॉर्मेशन बना देते हैं, ठीक है, तो बंदा सेप्सिस में जा सकता है। तो इसकी अब ये है कि, और ये ज्यादातर होता क्या कहाँ है, जहाँ पे जो होती है बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंटल जो होते हैं अबॉर्शंस, और खासतौर पे पेरिफ्रीज में, उनमें ये ज्यादा थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट,
ठीक है. It is due to widespread infection in different parts of body, and spread of infection is through the circulation. Common causes spread of infection from genital tract, back in instrumental abortion, spread of infection from urinary tract, ruptures of किसी वजह से intestine. Intestine किस बीमारी में रप्चर हो सकती है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है. वैसे तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें इंटेस्टाइन रप्चर होता है. सर्जिकल अगर कोई सर्जन कर रहा है तो उसमें भी इंटेस्टाइन रप्चर होने के चांसेस, लेकिन कौन सी ऐसी चीज आप पढ़ चुके हो और उसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने के चांसेस हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. कैसे बेटा? Appendicitis. सर इंटेस्टिनल्स बेटा टाइफाइड. टाइफाइड के अंदर परफोरेशन इंटेस्टाइनल होती है, ठीक है. तो वो भी पेशेंट जो है वो सेप्टिक शॉक में जा सकता है. और किसी को अगर स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई है तो वो भी सेप्टिक शॉक में जा सकता है. तो ये इसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए होती है. ट्रीटमेंट खैर हम एंड पे सारी पढ़ते हैं. फीचर्स इंक्लूड हाई ग्रेड फीवर, वेजोडाइलेटेशन, ये सबकी है, इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग. One type of septic shock is endotoxin shock. In this type, a large part of gut is stimulated and loses its blood supply and become gangrenous. ठीक है. और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ग्रो करते हैं और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंडोटॉक्सिक शॉक या एंडोटॉक्सिन शॉक कहते हैं इसको. ये एक सेप्टिक शॉक की ही टाइप है. कार्डियोजेनिक शॉक जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी हो सकता है. दीज आर फीचर शॉक along with cardiac failure. There is congestion in lungs और अदरवाइज इसमें एक्यूट एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मायोकार्डाइटिस. व्हाट इज एक्यूट मायोकार्डाइटिस? सर इन्फ्लेमेशन मायोकार्डियल मसल जो होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कहते हैं एक्यूट मायोकार्डाइटिस. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, वेल्व हार्ट डिजीज, ये सारे फीचर्स हैं जो कार्डियोजेनिक शॉक हो सकते हैं. As ventricular function is decreased, there is pooling of blood in veins and CVP is raised. ठीक है. CO cardiac output falls. Systolic arterial pressure is below 80 millimeter. Urinary output decrease. ठीक है. Less than 20 ml per hour. Extremities are cold and cyanotic. Cyanotic क्यों? Cyanosis क्यों होएगा? बच्चों क्यों होगा? डीऑक्सीजनेशन की वजह ब्लड फ्लो जो है ब्लड फ्लो कम होगा और पेरिफेरीज पे आपका फ्लो रेट बहुत कम होगा. वो जो रिफ्लेक्स वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट की वजह से साइनोसिस हो सकता है, ब्लू डिस्कलरेशन हो सकती है पेरिफेरीज की. अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. हाँ जी, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इट अकर ड्यू टू इंपेयरमेंट ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोली ड्यू टू सम एक्सटर्नल प्रेशर ऑन हार्ट, ड्यू टू डिक्रीज वेंट्रिकल फिलिंग, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हेंस कार्डिक आउटपुट डिक्रीज. अब वेंट्रिकल फिलिंग प्रॉपर नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, वेंट्रिकल सही तरह से पंप नहीं कर रहे, तो जाहिर बात है स्ट्रोक वॉल्यूम पे भी इफेक्ट होगा, आउटपुट भी डिक्रीज होगी. इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? टेम्पोनेट, पेरिकार्डियक cardial tamponade, which means bleeding into the pericardium with external pressure on the heart. जाहिर बात है वेंट्रिकल फिलिंग नहीं है तो हार्ट के ऊपर बाहर से प्रेशर है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी पेरिकार्डियम में विद एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है. और उसको कहेंगे कार्डिक टेम्पोनेट. या बोलस की कोई फॉर्मेशन हो सकती है जो आके पल्मोनरी वेन्स में आके आ गया और उसको ब्लॉक कर दिया है और हार्ट जो है वो लेफ्ट हार्ट की तरफ ब्लड पहुंच नहीं रहा. ठीक है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पेरिकार्डियल कार्डिक टेम्पोनेट का मतलब है जी ब्लीडिंग इनटू पेरिकार्डियम. क्या कॉज हो सकती है कि पेरिकार्डियम के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से बाद में पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है. ठीक है. क्योंकि प्रेशर हार्ट के ऊपर बढ़ गया, हार्ट सही तरह से ब्लड पंप कर रहा और फ्लूइड जो है हार्ट के सराउंडिंग एरियाज को कवर किए हुए है. दूसरी कॉज बताई है ऑब्स्ट्रक्टिव की कि एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्लॉट की फॉर्मेशन डिफरेंट जगहों पे हो रही है, जैसे कि ये कोरोना में भी होती है. और वो जो क्लॉट है वो एम्बोलस इज एक्चुअली, अगर क्लॉट डिटैच हो जाए तो उसको एम्बोलस कहते हैं. और वो जो है एम्बोलस आके पल्मोनरी वेसल्स के अंदर फंस गया
तो उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी। ठीक है जी। अब इसकी आपके ख्याल में बेटा ट्रीटमेंट क्या होगी सबकी, अगर जनरलाइज ट्रीटमेंट पूछें तो? फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन। सोचो पहले। सिंपैथेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। जी क्या क्या करेंगे जी? जनरल ट्रीटमेंट होगी पहले तो, जो सब शॉक के अंदर आप कर सकते हो। उसमें क्या है, पेशेंट शुड बी केप्ट इन कोल्ड, ठीक है, बिकॉज एक्सपोज टू वार्म कैन कॉज हेडेक। अभी आपको पता नहीं है कि पेशेंट को कौन सा शॉक हुआ है, हो सकता है उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो, और आपने अगर उसको वहीं पे ट्रीट, सबसे पहले तो उसको उस जगह से हटाओ और उसको सही जगह पे लाओ, छांव में लाओ, ठीक है। Patient should be kept in cold because exposed to warm can cause sweating, which can lead to hypovolemic and elevate this shock. Raise foot end of the patient, ठीक है। अगर आप अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो उसका फुट एंड रेज रखो, ठीक है। 6 to 12 inches help in promoting venous return and cardiac output increase, ताकि venous return की इंक्रीज हो, और venous return इंक्रीज होगी तो cardiac output इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दो चीजें तो आपको पता है ना कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होनी, ठीक है, तभी पेशेंट ने शॉक में जाना है, और वीनस रिटर्न भी डिक्रीज होनी है। तो आप उसका फुट एंड रेज करोगे। अगर हॉस्पिटल में वो पहुंच के इमरजेंसी में आ गया तो आप उसका बेड साइड जो है, बेड जो है उसका हेड एंड नहीं, उसका फुट एंड जो है वो रेज करोगे, ठीक है जी। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, लिटिल बिट हेल्पफुल बिकॉज़ इट रिलीव हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन थेरेपी का शॉक के अंदर कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ताल्लुक इतना ही है क्योंकि ब्लड फ्लो रुक रही है तो टिश्यूज को हाइपोक्सिया ना हो रहा हो। उस हाइपोक्सिया के फीचर्स को खत्म करने के लिए, जो कि एक सिम्टम है या साइन है जो पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करोगे, तो आप लो ऑक्सीजन